हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10वीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी NCERT CBSE पे आधारित है। और हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि कीटनाशकों की धनाधुर प्रयोग से पर्यावरण का क्षरण हो सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से भी रखता है कि कीटनाशकों के धनाधुर प्रयोग से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कीटनाशक तो हमें पता है कि उपयोग करके हमने हरित क्रांति को प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन हरित क्रांति प्राप्त करने में न जाने कितने जीव जंतु नष्ट हुए, इसका हमने कभी एनालाइज नहीं किया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे बड़े बड़े जो समाज में ज्ञाता लोग बैठे पड़े हैं, उन्होंने हरित क्रांति की तो बहुत बखान कर लिया और बहुत सरकार की जो है पीठ थपथपा दी, लेकिन किसी ने इस बात का एनालाइज नहीं किया कि कीटनाशक का प्रयोग करने के कारण सिर्फ हमने हरित क्रांति को तो प्राप्त किया, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु हमारे पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देते थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। और नष्ट होने के कारण हमने कई ऐसे जीव जंतु को खो दिया जो हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण थे। और आप सोच रहे होंगे कि कीड़े मकोड़े मर जाने से क्या इतना बड़ा सा असंतुलन पैदा हो सकता है? दोस्तों, ये संभव है। अगर ये कीड़े मकोड़े अगर मर जाते हैं इतने पेस्टिसाइड यूज़ करने से, तो बहुत ही हमारे जो है जीवन पर भी नुकसान पहुंचेगा और हमारा जो है अस्तित्व भी मिट जाएगा। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, जो आप दिनचर्या अपने बड़े से भी पूछ सकते हो कि पहले के समय में गिद्ध की संख्या इतनी थी और इतनी महत्वपूर्ण थी जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कहीं भी जीव जंतु मरता था तो गिद्ध जो है 100 योजन से उसको देख के चंद मिनटों में उसके हड्डी से मांस तक निकाल लेता था। इससे ये होता था कि हमारे पर्यावरण में प्रदूषित नहीं होता था, फैलता नहीं था प्रदूषण, क्योंकि मांस सड़ने की समस्या गिद्ध रहने ही नहीं देता था। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ था। लेकिन गिद्धों की संख्या कम जाने के कारण आज देखिए जीव जंतु जो है यहाँ वहाँ मरे होते हैं, फूले पड़े रहते हैं, लेकिन वो सड़ रहे होते हैं, गल रहे होते हैं और आप लोग नाक बंद करके निकल जाती हो। अब देखिए, गिद्ध एक ख़त्म हो जाने के कारण हमें कितना नुकसान पहुँच रहा है, हमारे पर्यावरण कितना नुकसान हुआ। इसी प्रकार देखा जाए तो कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से हमने हरित क्रांति को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने कई जीव जंतुओं को खो दिया जो पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के समय सबसे बड़ी समस्या है, देखा जाए तो औद्योगिकरण और शहरीकरण। लेकिन फिर भी सरकार हमारा जाग नहीं रहा है। विश्व स्तर पर इसको जो है प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि जीव जंतु संरक्षण के लिए, लेकिन सब के सब किताबी बातें हैं। सरकार सिर्फ पर्यावरण दिवस पे एक जीव को सिर्फ ला के रख देते हैं और कहते हैं कि हम तो पर्यावरण के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन ऐसे शुभचिंतक बनने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे समाज में गलत हो रही है उसको नहीं रोके तो हमारे समक्ष जितने भी जीव जंतु हैं सभी नष्ट हो जाएंगे। सरकार सिर्फ नियम बनाती है, रूल रेगुलेशन लगाती है, अमल कभी नहीं करती है, और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं हरित क्रांति अगर हम सुचारू रूप से कृषि करें फिर से भी जो है हम हरित क्रांति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज लोग कहते हैं कि आदत सी पड़ गई है कीटनाशक का उपयोग करने का और अधिक से अधिक जो है खादों का उपयोग करने का। कीटनाशक वह रसायन होता है जिसका उपयोग पौधे और जानवरों को कीटों को मारने के लिए किया जाता है, और यह एक गैर बायोडिग्रेडेबल और विषैली होते हैं जो इंसानों को नुकसान तो पहुँचाते ही हैं, प्लस जीव जंतु के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए DDT के अत्यधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप मछली खाने वाले पक्षियों की आबादी कम हो गई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने एक गिद्ध
जो सब के बारे में जानता है, वल्चर के बारे में सब कोई जानते हैं, उसका मैंने एग्जाम्पल दिया। और यहाँ पर मछली खाने वाले पौधे की आबादी कम हो गई, तो इसका कहीं ना कहीं जो है डीडीटी के उपयोग के कारण ही हुआ। ऐसे पक्षियों में डीडीटी खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जमा होता जाए और इसे अंडे के छिलके के निर्माण में बाधा उत्पन्न किया है। अगर आप देखोगे तो इनके आज के समय में जो पक्षी अंडे दे रहे हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर, ढीला देते हैं, जिनमें जीवन भी संभव नहीं होता है। और कहते हैं कई जगह पर आपको समझाने की कोशिश भी किया है, बड़े बड़े फिल्म स्टार ने भी, कई फिल्में भी इसमें बनी हैं, लेकिन फिर भी इंसान जो है फिल्म देख लेते हैं लेकिन वास्तविकता को नहीं समझते हैं, और ये गलत है। कहते हैं जो समाज में बुराइयां हैं अगर उसको हम दूर ना किए तो इंसानों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और देखा जाए तो ये अंडे के छिलके कमज़ोर होने के कारण जीवन का उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे समाज से ऐसे बहुत से जीव जंतु जो हैं नष्ट हो गए हैं, पर्यावरण से नष्ट हो गए हैं, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति है। खोल पतला होने के कारण ऊष्मयान के दौरान पक्षी के वजन के कारण टूट गया और इसलिए उनकी संख्या में गिरावट आई। यानी डीडीटी के उपयोग के कारण क्या हुआ, अंडे के छिलके कमज़ोर थे और जब पक्षी उसको जो है सेकने के लिए बैठी तो उसके अंडे टूटते चले गए। जब अंडे टूटते चले गए तो बच्चे जो है नया विकसित नहीं हुए, जिनके कारण इनकी जनसंख्या जो है घटती चली गई। और ऐसा तो आज हर पक्षी के साथ देखने को मिल रहा है। आज जितने भी पक्षी अंडे दे रहे हैं उनके जो छिलके होते हैं बहुत ही सॉफ्ट, कमज़ोर होते हैं, उनके बैठते ही टूट जाते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे जो है लालच का ही परिणाम है। और देखा जाए तो हरित क्रांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा परिणाम पक्षी भोग रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और ये जग कल्याण के लिए भी सही नहीं रहेगा और इंसान के अस्तित्व के लिए भी सही नहीं रहेगा। और हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है ये काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है कि खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा ही एक दिशात्मक होती है। इस कथन को चाहते को जो है हमें सिद्ध करना है कि ये जो बात बताई गई क्या सत्य है कि खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ही एक दिशात्मक होती है, यानी देखा जाए तो कहते हैं एक डायरेक्शन में होती है, और ये बात सत्य है। अब इसमें बताइए कि कैसे कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और बाद में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का काफ़ी महत्व रखता है। कुछ हानिकारक गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन जैसे कीटनाशक डीडीटी शरीर में प्रवेश करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से जीव प्रत्येक पोषक स्तर पर संकेंद्रित हो जाती हैं। यानी देखा जाए तो खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से जीव प्रत्येक पोषक स्तर पर संकेंद्रित हो जाते हैं और इस घटना को जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी तालाब, नदी या झील में चलने वाली खाद्य श्रृंखलाओं में पानी में हानिकारक कीटनाशक की एक छोटी मात्रा देखा जाए तो 0.02 ppv यानी प्रति अरब भाग यानी डीडीटी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। यानी यहाँ पर बात सत्य है कि किसी भी तालाब या नदी या झील में देखा जाए तो चलने वाली खाद्य श्रृंखला में पानी में अगर देखा जाए तो हानिकारक कीटनाशक की एक छोटी सी मात्रा भी काफ़ी इफेक्टिवल हो सकता है। यानी देखा जाए तो 0.02 pp प्रति अरब भाग यानी डीडीटी होती है। जब इस पानी का सेवन फाइटोप्लैंक्टन और जैकोटन द्वारा किया जाता है तो इस रसायन की सांद्रता 5 ppm बढ़ जाती है। जनरल सी बात है, जब इसका सेवन फाइटोप्लैंक्टन और जो है जैकोटन द्वारा की जाती है तो इसकी संख्या जो है 5 ppm बढ़ जाती है। इन्हें खाने वाले मछली जो होते हैं 240 ppm जमा करती है। यानी देखा जाए तो ये आहार श्रृंखला में एक जगह से दूसरे जगह ये चल रही है। और इन मछलियों को खाने वाले पक्षी और मनुष्य में इस रसायन की मात्रा देखा जाए तो 1600 ppm पाई गई है। और इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर रासायनिक सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात सही है कि जितने भी हम कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, जितना भी हम डीडीटी खेतों में यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रभाव मनुष्य पे ही हो रहा है।
क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पानी पड़ जाने के बाद या ख़त्म हो जाने के बाद रसायन का हम पे कोई उपयोग प्रभाव नहीं होता, ये गलत है। मान लीजिए आपने खेत में छिड़काव किया है रसायनों का और कई दिनों के बाद जो है इसको पशुओं को खाने के लिए दिया है, तो जरना सी बात ये बात साफ करती है कि जब वो पशु खाएगा तो उसमें अगर 0.02% पीपी भी हुआ तो इसका मतलब है कि आगे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता ही रहेगा। यानी आपको पता है जानवर ने घास खाया, हमने डीडीटी जो है घासों पर छिड़काव किया और इसका घास को जो है जानवर ने खाया और जानवर ने जो है दूध दिया और हमने उसी दूध का जो है सेवन किया, तो उसका मात्रा हमारे तक पहुँचते पहुँचते 1600 पीपी पाई गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो मान लीजिए आपने डीडीटी का छिड़काव किया, बरसात हुई और डीडीटी बहते हुए नदियों में जाके मिल गया। नदियों में जब डीडीटी मिला तो उसको मछलियों ने जो है अपने ऑक्सीजन के अंतर्गत, पानी में सांस लेने के अंतर्गत अपने शरीर में इसका उपयोग किया, तो ये मछलियों में चला गया और मछलियों में 240 पीपी के आसपास रही। लेकिन जब इंसानों ने और किसी पक्षियों ने मछली को खाया तो उसमें जो है 1600 पीपी जो है वो कीटनाशक प्रवेश कर गया। यानी देखा जाए तो जितने भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं आधुनिक युग में, उसका प्रभाव हम तक ही पहुंच रही है और इस बात से सभी इंसान अनभिज्ञ हैं कि जो भी हम खाद खेतों में डालते हैं वो घुमा फिरा के हम तक ही पहुंचती है। कहते हैं इसलिए हमें सोच समझ के आगे कदम उठाने की आवश्यकता होती है, लेकिन इंसान जो है पैसों की लालच में आज तो कहते हैं ये तो चलिए डीडीटी खेतों में छिड़काव करने की बात है, कीटनाशक खेतों में छिड़काव करने की बात है। आज तो इंसान इतनी लालची हो गया है कि दूध देने के लिए गाय को भी इंजेक्शन लगाते हैं और फल सब्जियों को बड़ा करने के लिए पेड़ों में भी, सब्जियों में भी इंजेक्शन लगाते हैं। कहते हैं इतने लालच करके क्या कर लेंगे, कौन सी महल खड़ा कर लेंगे, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या इंसानों के मार के जो महल खड़ा करते हैं उनसे उनकी जीवन सुखल हो सकता है? कहते हैं ऐसे लोग कभी भी समाज के लिए नहीं हैं, ये सदैव ही समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों को सरकार को हद से अधिक दंड देने की प्रावधान करना चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के प्रावधान करते हैं, गायों को इंजेक्शन देते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन मारते हैं, कहते हैं गलत तरीक़ों से जो है इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो गलत है। सरकार ने देखा जाए तो डीडीटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन मैं जानता हूँ डीडीटी का उपयोग आज भी उसी प्रकार से हो रही है जैसे पुराने समय में होता था। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि सरकार सिर्फ रूल रेगुलेशन कागज़ बातों में ही लगाती है, कागजी बातों में ही करती है, ज़मीनी हकीकत पर इसका कोई भी प्रभाव हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलता है और इसका हम स्वयं पे ही प्रभाव पड़ रहा है। आज देखिए मनुष्य के जो है सब कुछ शरीर में बदलाव के साथ साथ उसके मानसिक तौर पे भी बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर जो है कत्ल कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका हम कल्पना भी पुराने समय में नहीं करते थे। ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का उपयोग के कारण ही उनकी मानसिकता बिगड़ गई है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्वों की संख्या सीमित है और इस कथन को प्रमाणित करने के लिए जो है आपको प्रमाणित करना है कि खाद्य श्रृंखला में पोषक तत्वों की संख्या सीमित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कहते हैं एग्जाम व्यू से भी और समझने के लिए भी। कहते हैं किसी भी समुदाय में जीवित जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव भोजन ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए दूसरे जीव को खाता है या खिलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। यानी देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, दूसरा जीव को तीसरा जीव खा रहा है और तीसरा जीव को चौथा जीव खा रहा है। अब ये नहीं कि चौथा जीव नष्ट नहीं होगा, चौथा जीव भी नष्ट होगा और वो मिट्टी में मिलेगा। फिर पहला जीव जो था वो उसका अवशोषण करेगा, उसको खाद के रूप में उपयोग करेगा। तो ये क्रम होता है। यानी किसी समुदाय में जीवित जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव
जो है भोजन ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए दूसरे जीव को खाता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाते हैं। यानी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जो होते हैं जिसमें ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे हम पोषक स्तर कहते हैं। वास्तव में एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव का प्रतिनिधि करने वाला प्रत्येक चरण एक पोषक स्तर बनता है। यानी देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला में एक जीव का प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा जीव होता है, और इस तरह से देखा जाए तो एक पोषक स्तर का यहाँ पर निर्माण होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में हम देखें तो इसमें 2 या 4 या 3 हो सकती है। यानी खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या बहुत सीमित होती है, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव की रखरखाव के लिए केवल 10% ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी देखा जाए रखरखाव के लिए जो यहाँ पर है सिर्फ 10% ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है जो उस पोषक स्तर तक होता है, और शेष बड़ा हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोगों को जो है जीवित रहने के लिए हीट ज़रूरी होती है, बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस करती है, हमें गर्म रखती है, तो इसमें 90% ऊर्जा जो होती है नष्ट हो जाती है, लेकिन अगले पोषक स्तर पर जो है सिर्फ 10% ही जाती है। इसको साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि पेड़ पौधों को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन देखा जाए तो जो अगर कोई हिरन भी घास खा रहा है तो पौधे से जो है सिर्फ उसको 10% ऊर्जा ही होगा मिलेगा, बाकी ऊर्जा जो है हीट के अंतर्गत नष्ट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो 10% ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा और बाकी का जो एनर्जी होगा वो हीट में कंज्यूम हो जाएगा। यानी हीट जो है कंज्यूम कर लेगा, यानी गर्मी के रूप में नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप प्रत्येक पोषक स्तर पर जीव अगले पोषक स्तर पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का कम ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, और हमने पहले भी देखे हैं कि सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले जीव में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये साफ है कि हम जितना मर्जी खा लें, जितना मर्जी भोजन ग्रहण कर ले, भोजन का सिर्फ 10% ही हमारे शरीर को जाता है, बाकी के जितने भी होते हैं सब नष्ट हो जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं में आमतौर पर 3 या 4 पोषक स्तर ही होते हैं। यानी देखा जाए तो 3 या 4 ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसे परे अगले जीव के लिए ऊर्जा जो उस जीव के को बनाए रखने के लिए बहुत छोटा और पर्याप्त होगी। देखा जाए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई अगर हम 10,000 से स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट अगर लास्ट स्तर पे जाएगा, चौथे 5वें स्तर पे जाएगा तो सिर्फ 1% रह जाएगा, और 1% ऊर्जा जो है बहुत ही कम ऊर्जा होती है जो दूसरे जीव को मिलता है। तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला में सिर्फ 3 या 4 पोषक स्तर को ही रखा गया है, क्योंकि 3 या 4 काफ़ी पर्याप्त होती है। क्योंकि अगर देखा जाए अगर 3 रहेगा, 1000 पहले में है तो अंतिम तीसरे नंबर पे जो होगा कितना रह जाएगा, सिर्फ 1% रह जाएगा। और अगर मान लीजिए 10,000 है, चौथे नंबर पे गया तो 1% रह जाएगी। इसलिए 3 ही यहाँ पर पोषक स्तर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अंतिम चरण में जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है ऊर्जा स्थानांतरित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, और इसमें साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से खराब कर दिया है। बात सत्य है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से खराब कर दिया है, और इस कथन को समर्थन में हमने कुछ बातें को समझाना है कि आखिर औद्योगिकरण ने पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो औद्योगिकरण ने हमारे पर्यावरण को निम्नलिखित तरीकों से खराब किया है, तो हम इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ पर एनालाइज करेंगे। सब प्रथम तो यही है कि तीव्र औद्योगिकरण ने नए कारखानों की स्थापना के लिए अधिक भूमि क्षेत्र की मांग बढ़ा दिया है। आज देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण जो है हर क्षेत्र में उद्योग लगाने के कारण बहुत से भूमि जो है आज नष्ट हो गए हैं, जिसपे बड़े बड़े उद्योगों का जो है निर्माण करवाया गया है, और यह मांग वन क्षेत्र को साफ करके पूरी की जा रही है। आज देखा जाए तो बहुत ऐसे बड़े बड़े वन थे जिसको हम औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक फैक्ट्री लगाने के कारण उसको हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। वनों की कटाई पारिस्थितिक असंतुलन, जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र अस्थिरता के प्रमुख कारण में से एक है। देखा जाए तो जो हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं,
इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र यानी असंतुलित पैदा होती जा रही है। सारे जीव जंतु जो पेड़ पौधों पे रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, अब शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं। और शहरों की तरफ पलायन करने के कारण क्या हुआ है, ये रोडों पर जो है गाड़ियों के नीचे मरते नज़र आ रहे हैं। और ये सब कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। कहते हैं औद्योगिकरण के साथ साथ जो है देखा जाए तो शहरीकरण ने भी इसका जो है बहुत काफ़ी योगदान दिया है हमारे पर्यावरण को नष्ट करने में। और ये सही नहीं है। देखा जाए तो सरकार की तरफ से आए दिन औद्योगिकरण को जो है प्रोत्साहित दिया जाता है और प्रोत्साहन भी किया जाता है। कहते हैं औद्योगिकरण ऐसे औद्योगिकरण को प्रोत्साहित देना सरकार का प्राथमिकता इसलिए भी रहता है क्योंकि सरकार को इससे जो है इलेक्शनों में धन प्राप्त होता है। कहते हैं औद्योगिकरण के कारण इतने जीव जंतु को नुकसान हो रहे हैं। कहीं ऐसा समय ना आए कि जीव जंतु जो है शहरों में घुस के जो है त्राही लोग करा दी, क्योंकि जंगल जिस प्रकार से नष्ट होता जा रहा है, ये सारे पेड़ पौधे जो नष्ट कर दिए गए हैं, जीव जंतु जो है शहरों में अब नज़र आने लग गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो समय दूर है जब सारे जीव जंतु जो होंगे शहरों में आ जाएंगे और आम जनजीवन को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि जनरल सी बात है, इंसान अभी तक नहीं समझा है कि हमें किसी की प्राकृतिक स्थल को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम इंसान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवों की रक्षा करना हमारा प्राथमिकता दायित्व नहीं है। मैं बात मानता हूँ कि सरकार सिर्फ जो है कागजी बातों में जीव जंतु की संरक्षण की बात करती है, लेकिन अगर वही सरकार से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जब आप जीव जंतु के संरक्षण करने की बात करते हो तो इतने सारे जो है जंगलों को नष्ट क्यों कर रहे हो औद्योगिकरण के कारण? और ये फैक्ट्री आपकी इजाज़त से ही लगाई जाती है, तो क्या आप झूठी बातें जनता में फैलाते हो कि हम जीव जंतु का संरक्षण करते हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन जो है आप पर्यावरण के आप ही लोग हो, क्योंकि आप सरकार हो। आपको समझ नहीं आती कि भाई ये जीव जंतु कितनी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इंसानों के लिए। इनके कारण ही इंसान का अस्तित्व है और हम आए दिन औद्योगिकरण के कारण जो है इन जीव जंतुओं के आश्रय को नष्ट करते चले जा रहे हैं। कहते हैं बहुत ही अफसोस होती है जब मैं रास्ते में जाता हूँ और कहीं मोड़ मरा हुआ गाड़ियों के नीचे आ रखा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। कहते हैं बहुत दुखदायक परिस्थिति इन जीव जंतु के लिए हो गया है और सरकार अपने आप को पीठ थपथपा रही है कि हम जीव जंतु का संरक्षण कर रहे हैं। आप संरक्षण नहीं कर रहे हो, आप जो है जीव जंतु को ख़त्म कर रहे हो। लेकिन देखा जाए तो इसका बदला जीव जंतु जरूर लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हर जीव जंतु का ये धरती है, सभी को जो है सुखमय जीवन व्यतीत करने का सबका अधिकार है। कहते हैं कीड़े से लेके एक जीव जंतु तक और जीव जंतु से लेके इंसानों तक सभी को जो है यहाँ प्राथमिकता है। कहते हैं पेड़ पौधे इंसान की तरह ही होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे इंसानों के कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन लोग ऐसे डिफोरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं, ऐसे पेड़ पौधों का उन्मूलन करते जा रहे हैं जैसा इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जो बहुत ही गलत है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए सरकार को ही दोषी मानता हूं, क्योंकि सरकार इसमें रूल रेगुलेशन सही नहीं बनाती है और सरकार ही औद्योगिकरण लगाने के लिए जो है जनता को प्रोत्साहित करती है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी सरकार ही है। कहते हैं उद्योग पर्यावरण में विभिन्न हानिकारक गैसें भी छोड़े जाते हैं। देखा जाए तो जब औद्योगिकरण लगाई जाती है, उद्योग लगाया जाता है, तो उससे निकलने वाली हानिकारक गैसों का भी हिसाब होती है। और इवन देखा जाए तो कितने केमिकल भी निकलते हैं, जिसको बड़े बड़े जो पीने योग्य पानी होता है गंगा उंगा में सभी जगहों पर जो है इसको बहाया जाता है, जिसके कारण आज गंगा नदी भी प्रदूषित हो चुकी है। तो सरकार किस बात को अपने आप को धार्मिक और महान समझती है? कहते हैं जब आप सब चीज़ों को प्रदूषित करते जा रहे हो अपने इलेक्शन की आड़ में और ऐसे फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर रहे हो, जो जितने भी कूड़ा करकट होते हैं सब जो है नदियों में फेंक रहे हैं, जब इन पे आप एक्शन नहीं कर रहे हो तो किस बात को अपने आप को जो है महान नेता कह रहे हो? आप महान नहीं हो। अगर आपको महानता का उस चरम सीमा पे पहुंचना है तो पहले जीव जंतु और हमारे देश के धरोहरों को संभालिए, तब जाके समझा जाएगा। कहते हैं गंगा सफाई योजना मत चलाइए, सफाई करना है तो इंडस्ट्री को सफाई कीजिए। जो जितने भी प्रदूषित होते हैं गंगा में बहाई जाती है, नदियों में बहाई जाती है, जितने भी कूड़े करकट होते हैं नदियों में फेंकी जा रही है।
जितना भी होता है उद्योग लगा रहे हैं उतने पेड़ पौधे नष्ट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। देखा जाए तो आज हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित है इन्हीं औद्योगिकरणों से, और हमें इतने औद्योगिक की ज़रूरत नहीं है। इंसान देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है, हमारे देश को आज़ादी कराने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, महात्मा गांधी का भी विचार था कि हमें कुटीर उद्योग लगाना चाहिए, और कुटीर उद्योग अधिक केमिकल से यूज़ नहीं होता है, उसमें न उसमें प्रदूषित होती है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि लोग अपने घरों में छोटे मोटे उद्योग करते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो कहते हैं गांधी जी के तो उपदेश पे सारे मंत्री चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों का सही अनुसरण कोई भी नहीं करते। देखा जाए तो ये हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो वायु को प्रदूषित भी करते हैं, और यह गैस जब आसपास के लोगों के शरीर में जाते हैं तो उनमें श्वसन संबंधी विभिन्न बीमारियां पैदा होती है। और आज श्वसन संबंधी बीमारी का होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आम हो गई है। आज तो बच्चे भी जन्म लेते हैं तो सांस की बीमारी से ही ग्रसित होते हैं। देखा जाए तो तीसरा पॉइंट यही बताता है कि विभिन्न उद्योगों से बहुत सारा अवशिष्ट और तरल अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि जितना भी उद्योग लगाया गया है उससे बहुत अधिक मात्रा में अवशिष्ट जो है पदार्थ निकलता है, जिसे अधिकतर पास के जल निकाय में फेंक दिया जाता है, और इससे जल प्रदूषण होती है, और प्रदूषित जल विभिन्न जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। और इस प्रदूषित जल को सेवन से मनुष्य में भी बहुत तरह की बीमारियां होती है। तो जनरल सी बात मैंने दोस्तों आपको कहा है, जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका नहीं गया, इंडस्ट्री की जो मोह माया अगर सरकार की ख़त्म नहीं हुई, तो कहते हैं जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे नदियों में फेंके जाएंगे, और नदियों में रहने वाले मछलियां मरेगी तो मरेगी, साथ में अगर वो अब्जॉर्ब अपने बॉडी में करेगी तो ये बीमारियां हम तक भी पहुंचेगी। क्योंकि देखा जाए तो हम जो है सभी जीव जंतु आपस में इंटरलिंकिंग है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं अगर उस जीव पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम पे भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इन सब चीज़ों का संरक्षण करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार को इन बातों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अमल करना चाहिए कि इस तरह के अगर हम चीज़ों को नहीं रोकें तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि आपको लगता होगा कि ये पर्यावरण के लिए कोई कुछ नहीं करता है, कहते हैं विश्व स्तर पर इस पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि सिर्फ ये आवाज़ लोग जो हैं एक बड़े बड़े उद्घाटन के अंतर्गत करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, लेकिन इनका जो है धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि इनसे उनको फ़ायदा होती है इंडस्ट्रियों से। जितने भी इलेक्शन होते हैं किसी भी देश में, सबसे अधिक पैसा देने वाला जो होता है ये औद्योगिक लोग होते हैं। सरकार आखिर बंद क्यों करेगी? आपको मैं बता दूं कि किसी क्षेत्र में अगर लिफाफे बंद हैं तो कहते हैं उसी क्षेत्र में लिफाफे की फैक्ट्री बना रखी है। अब कैसी मानसिकता है कि जिसको हम बैन कर रखे हैं उसी को हम फैक्ट्री लगा रखे हैं, और हम सिर्फ कागजी बातों में बैन दिखा रहे हैं। दोस्तों कहते हैं सरकार की सोच किस प्रकार की है ये हमें समझ नहीं आती है। जब ये सब बातें यहाँ लिखी गई है तो क्यों नहीं सरकार समझती है कि इससे हमारे जनजीवन को बहुत नुकसान पहुँचता है। कहते हैं ये घूम के चक्र जो होगा हम तक ही पहुँचेगी, हमने नुकसान पहुँचाया है तो हम तक ही आएगी। कहते हैं अगर चौथी पॉइंट की बात करें तो साफ करता है कि कारखानों में निकलने वाली ठोस कचरों को खुले भूमि पर फेंक दिया जाता है और उसका उचित अपघटन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपचार नहीं किया जाता है, और इसलिए भूमि प्रदूषण होती है, जिससे मिट्टी गुणवत्ता खराब होती चली जा रही है, और मनुष्य और जानवरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती जा रही है। कहते हैं आने वाला समय में हम इस प्रकार की बीमारियां देखेंगे जो शायद इतिहास में कहीं भी ना थी, और ये बीमारियां आएगी और न जाने कितने जो है लोगों को जो है अपने काल के मुंह में समाएगी, और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार सरकार ही होगी, और सरकार से अधिक जिम्मेवार जो होगा आम जनता होगी, क्योंकि कहते हैं आम जनता ही सरकार बनाती है, और ये तकलीफ़ जो भी आने वाली है सब आम जनता को ही पर भी आने वाली है। तो सरकार से अधिक दोषी जनता होगी, क्योंकि जनता ऐसे सरकार को लाती ही क्यों है जो सिर्फ अपना ही सिक्का चलाना जानती हो, अपना ही जो है कुर्सी के लिए सिर्फ रहती हो। ऐसे सरकार को लाना जनता के लिए सबसे बड़ा
गलत होगा, क्योंकि जनता जब तक समझदार नहीं होगी तब तक सरकार समझदार नहीं हो सकती। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। एग्जाम व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्जाम में ऐसी बातें सब बच्चे लिखेंगे लेकिन वास्तविक अमल में कोई नहीं लाएगा। यही सब बातें बढ़ के बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, लेकिन जैसे वो उस पोस्ट पे जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। उनको सिर्फ याद रहता है तो अपना जेब को गर्म करना, कि जेब में हम कैसे जो है रिश्वत खाएं, कैसे हम पैसा इकट्ठा करें और कैसे अपनी कुर्सी बरकरार रखें। लेकिन ये सब गलत है, जो गलत है उसको सदैव ही गलत रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, 10% लोग क्या होती है। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट रहा है हमेशा के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम में आपको एक ड्रॉ की तरह आ जाए या एक पिरामिड की तरह आ जाए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। कहते हैं एक उदाहरण से ही समझाना है आपने कि ऊर्जा विभिन्न स्तरों पर कैसे प्रभावित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि केवल 10% ऊर्जा पहले पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल 10% ऊर्जा ही पहले पोषक स्तर से दूसरी पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है। आप सोचिएगा कि बाकी का ऊर्जा का क्या होता है। बाकी का 90% जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर जो है हीट करके उसे नष्ट कर देती है, यानी आप आसपास के वातावरण में जो होता है हीट एनर्जी बर्बाद हो जाती है। देखा जाए अगर इस बात को अगर हम सिंपल तौर से देखें 10% नियम, तो कहते हैं 10% नियम के अनुसार अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। ये सिंपल लैंग्वेज है कि 10% नियम के अनुसार पहले अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी देखा जाए तो दूसरी पोषक स्तर अगर T2 हम पर उपलब्ध ऊर्जा जो है अगर 2000 जूल है, तो चौथी पोषक स्तर पर जो चौथा T4 होगा उस पर सिर्फ 20 जूल ऊर्जा ही रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कि देखिए अगर आगे की तरफ एनर्जी जा रहा है तो 10% ही आगे जाएगा, बाकी 90% ऊर्जा जो होगा वातावरण द्वारा जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगा उसमें नष्ट हो जाएगा। सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफ़र होगा। चलिए और भी एग्जाम्पल से इस बात का एनालाइज करने की कोशिश करें। आइए मान लें कि पौधा या उत्पादक के पास सिर्फ 10% ऊर्जा है। 10% कानून के अनुसार, नियम के अनुसार केवल 10 जूल ऊर्जा अगले टॉपिकल स्तर पर यानी शाकाहारी हिरण में स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध होगी। 1 जूल का जो है 10% यानी 1.1 जूल ऊर्जा उपलब्ध होगी और मांसाहारी शेर के लिए ऊर्जा उपलब्ध है। तो जर्नल सी बात यहाँ पर देखा जाए तो 10% का रूल यही हमें दर्शाता है कि अगले पोषक स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होगी, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 10% के रूल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई क्वेश्चन जो है इस तरह के आए हैं जिसके बारे में हम एनालाइज किए, हमने एग्जाम्पल के थ्रू और हमने फूड चेन के थ्रू भी इन बातों को समझने की कोशिश किया है। लेकिन 10% की ऊर्जा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से, तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है और इसको नोट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 10% नियम के अनुसार जो है एक छोटा सा डेफिनेशन भी दिया है, जिसके अंतर्गत अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। तो ये भी 10% के नियम के अनुसार बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आंसर बन जाता है। और क्वेश्चन अगला हमारा जो आया है, जो कि अंतिम और महत्वपूर्ण है, कि प्राकृतिक पर्यावरण और प्रयुक्त प्लास्टिक जो है थैलियों के 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए जिसे विकल्प सुझाए जिनका उपयोग प्लास्टिक थैलियों के स्थान पर किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर बात, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो है जो कभी ख़त्म न होने वाला एलिमेंट है, पदार्थ है, और इसका जो है हमारे नेचर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो नेचर को तो ये ख़राब करता ही करता है, प्लस जो जीव जंतु खा लेते हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमारा प्लास्टिक थैलियाँ जो है बहुत ही खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे जीवन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से इस पर कई जगहों पर इसको बैन भी की गई है। कई राज्य हैं जिनमें जो है प्लास्टिक बिल्कुल ही बैन किया गया है और वहाँ पर लिखा गया है प्लास्टिक फ्री स्टेट, यानी देखा जाए तो प्लास्टिक बैग फ्री स्टेट है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है हमें। कहते हैं जिस क्षेत्र में ये फ्री होती है प्लास्टिक, वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है,
वहाँ पर धड़ल्ले से प्लास्टिकों का यूज़ होती है। अब इसको सरकार की नाकामयाबी कहो कि लोगों की मूर्खता कहो, ये तो आप खुद ही समझदार हो कि सरकार इस चीज़ को तो लागू तो कर दिया है, लेकिन इसका जो है इस्तेमाल नहीं कर रही है। और जर्नल सी बात देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे देश के लिए सही नहीं है, हमारे भविष्य के लिए नहीं सही, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती है और नेचर में एक बार जब ये उपलब्ध होती है तो सदैव ही ये नेचर में किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहती है, इसलिए काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पर जो है नकारात्मक बातों का और कुछ हम जो उपाय विकल्प सुझाएंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो पर्यावरण में प्लास्टिक बैग के उपयोग के दो नकारात्मक प्रभाव अगर हम देखें तो प्लास्टिक बैग जो है गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिन्हें बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं कर सकती हैं। परिणाम स्वरूप ये विघटित नहीं हो पाते हैं और लंबे समय तक पारिस्थितिकी तंत्र में बने रहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता गुणवत्ता के नुकसान पहुंचता है। कहते हैं जिस क्षेत्र में ये लिफाफे डाले जाते हैं वो क्षेत्र पे काफ़ी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों की अवरुद्ध करती है, जिससे जल जमाव होता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे कई बीमारियां भी फैलती है। प्लास्टिक अगर किसी भी नाले में चले जाए तो उस नाले को ब्लॉक कर देती है और ब्लॉक हो जाने के कारण आपको पता है कि बाढ़ की स्थिति भी पैदा कई क्षेत्र में हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मुंबई में देखिए, जब रेन का सीज़न होता है तो चारों तरफ पानी ही पानी होता है, क्योंकि जो वहाँ पर सीवेज बनाई जाती है वो इन्हीं लिफाफों से जो है भर जाती है, जिसके कारण पानी आगे ड्रेन नहीं हो पाती। तो लोगों के लिए कई तरह के मुसीबत जो है सामने आ जाता है। लेकिन इतना हानिकारक होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्रों में, हमारे देश में प्लास्टिक का यूज़ इतने धड़ल्ले से हो रहा है, जिसका कहते हैं लोगों को लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। देखा जाए अगर हम बात इसमें करें तो पॉलीथीन बैग का विकल्प जो है जूट और कपड़े के बैग भी हो सकता है। मैं तो यही कहता हूं कि सरकार को इस पे जो है सख्ती से कदम उठाना चाहिए और प्लास्टिक जो है हमारे समाज से न हद तक से हद तो कम से कम जरूर करवाया जाए। और ऐसे बहुत से कंपनियां जो प्लास्टिक उत्पादन में लगी हुई है उस पर बैन कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा कभी नहीं करती है। सरकार को जो है ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियों से बहुत ही काफ़ी मुनाफा मिलती है और इलेक्शन में ऐसे ऐसे फैक्ट्रियाँ जो है उनको दान भी देती है, तो इसलिए सरकार बंद नहीं करती। और बंद करके सरकार क्या कर लेगी? अगर दुनिया अच्छा हो जाए तो सरकार को जो है कौन वोट देगा, यही बहुत बड़ी बात सवाल उठता है। इसलिए सरकार जैसे का तैसा ही रहने देना चाहती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप रिसर्च इंटरनेट पर कीजिएगा तो ऐसे बहुत से राज्य आएंगे जहाँ पर प्लास्टिक बिल्कुल ही बैन की गई है, लेकिन उसी राज्य में जाकर देखिएगा तो प्लास्टिक थैलियों का जो है एक पहाड़ आपको नज़र आएगा, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति को पैदा करता है। हमारे घरों में उत्पन्न कचरे को छुटकारा पाने की हम तकनीक कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, सरकार तो अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगा, वो सिर्फ कागजी बातें करेगा और कागज़ में ही बातों को रखेगा। लेकिन हम भी जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए और इस प्लास्टिक को ख़त्म करने कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग इसका उपयोग करते हैं और हम ही लोग जो है इसको नष्ट भी कर सकते हैं। हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम आम इंसानों की भी गलती है। अगर हम इस पर कोई आंदोलन चलाएं, सरकार को जगाने की कोशिश करें, तो शायद सरकार मजबूर भी हो जाए। कहते हैं जो बातें हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें करना चाहिए उसके लिए हम खड़े नहीं होते हैं। अगर देश में कोई गलत बात होती है, कोई सांप्रदायिक दंगा फसाद की बात आती है, कोई धर्म के पर बात आती है, तो हम जो है लाठी और छुरा निकाल के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हमारे पर्यावरण पे बात आता है तो सभी लोग जो है शांत मुंह से घर में बैठ जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं हमारा जीवन तभी संभव हो सकता है इस धरती पे तब तक जब तक कि हम पर्यावरण इंसानों में जो है अच्छा तालमेल नहीं बनेगा, और तालमेल तब बनेगा जब हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि 10th क्लास में इसलिए इस टॉपिक को रखा गया है कि ये 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो हमारे पर्यावरण की विशेषताओं को समझ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस बात को समझता होगा। उनको तो सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर लेना है और नंबर लेके पास होना है, फिर आगे अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना है, फिर नंबर लेना है, पास होना है, यही करता रहना है और अंत में कोई पोस्ट पे जाना है और जाने के बाद जो है जेब गरम करना है। सभी बच्चों का यही दिमाग में चलता रहता है। कोई भी प्रकृति के लिए एक कदम भी उठाना पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन फिर भी अगर नहीं उठाना चाहते तो थोड़ा सा कदम आपका भी हमारे नेचर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कूड़े को बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल श्रेणी में क्रमबद्ध करना कि कौन डिग्रेडेबल है कौन नॉन डिग्रेडेबल है, तो उसको दो अलग अलग बाल्टियों में रखें। बायोडिग्रेडेबल कचरे को खाद बना जा सकता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल को खाद बनाने की कोशिश करें। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को उन स्थानों पर डंप करने की आवश्यकता है जहां नगर पालिका अधिकारी उन्हें उठा सके और उनका उचित वैज्ञानिक तकनीकों से निपटान कर सके। हम आजकल देखते हैं हमारे समाज में लोग घर से बाहर निकलते हैं, कचरे का लिफाफा हाथ में रखते हैं और जहां तहां फेंक देते हैं। और ये सिर्फ एक छोटे सा शहर की नहीं, हर एक शहरों का यही दुर्दशा है। कहते हैं हम आम इंसान ही नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार तो हम ही बनाते, तो सरकार की तो बात की बात है, हम लोगों को स्वयं ही सुधरने की ज़रूरत होगा। मुझे भी इतना विश्वास है कि आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। कहते हैं हाथ में लिफाफा लेते होंगे मम्मी पापा और जाते जाते ड्यूटी जाते जाते कहीं ना कहीं निपटारण कर देते होंगे, तो ये गलत है। यहाँ वहाँ फेंकना कचरा हमारे देश और हमारे पहचान के लिए भी सही नहीं है। कहते हैं ये सब हम लोग स्वयं करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इवन देखें तो भोजन और अन्य सामान रखने के लिए खाली बोतलें और जार का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं घर में अगर बोतल है तो उसको कुछ नया चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए जिसको हम काफ़ी समय तक अपने घरों में रख सकें। इससे ये होता है कि इसका उपयोग भी हो जाता है और ये वेस्ट भी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार को कि इसको बैन करने की ज़रूरत है, तभी हमारा नेचर भी स्वच्छ रहेगा और समाज भी स्वच्छ बनेगा। देखा जाए तो सरकार की हमें आवश्यकता इसलिए होती है कि सरकार हम पे रूल रेगुलेशन लगा सके। ये व्यक्ति अगर कोई बाहर कचरा फेंक रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी जिम्मेवारी यहाँ पर जो है नज़र आती है कि सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है, सिर्फ कहते हैं नियम बना देती है, लिख देते हैं यहाँ कचरा फेंकना मना है। और मैं एक बात जानता हूँ, भारत के लोगों की बहुत बड़ी एक जो है बुराई है कि जो चीज़ के लिए जहाँ मना किया जाता है लोग वहाँ पर ही वो कार्य करते हैं। ये बहुत गलत है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन की सिलसिला चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगले हम चैप्टर के साथ फिर हमारा मुलाकात होगी, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। ठीक है, और शेयर से भी इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि वीडियो देखते हो तो पूरा देखिए, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ एजुकेशन बेस नहीं है, एक समाज बेस भी है चैनल। क्योंकि हमें आपको एक सामाजिक नागरिक बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, और ये सब तभी बनिएगा जब सभी चीज़ों को सिस्टमेटिक लेके चलिएगा। तो सबसे बड़ी बात होता है कि वीडियो पूरा देखिए, तभी सभी बात समझ में आता है। ठीक है, और ये भी बात होता है कि शेयर करने की भावना भी मन में रखिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे समय समय पे, तो जर्नल सी बात दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है समय समय पे वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। और यहाँ तो आपको पता ही है कि 8 से MA के लिए बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।